नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोगों ने जो नई सीरीज प्रारंभ की है राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत हमने ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करने का प्रारंभ किया है। और इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका पीडीएफ बना के, उनके नोट्स तैयार करके, उनके नोट्स का पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब आपको किसी भी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके परीक्षा के लिए पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं, इसमें आप लोग जरा भी परेशान ना हो। चलिए, इसी क्रम में आज हम लोग ले रहे हैं प्रथम अध्याय, जिसका नाम है दूसरी किताब का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कौन सा? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यहां आपको समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हो गए, किससे स्वतंत्र हो गए? अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो गए। उस स्वतंत्रता के पश्चात जब दो देशों का विभाजन हो गया और बहुत सारे शरणार्थी यहां से वहां हुए, उन शरणार्थियों की समस्या और भारत जो पहले कभी एकीकृत नहीं था, कई राजाओं के अंतर्गत उसमें शासन चल रहा था, लेकिन अंग्रेज काल में, ब्रिटिश काल में उसको एकीकृत कर दिया गया। अब इस एकीकृत राष्ट्र को बनाए रखना, यानी कि राष्ट्र का जो निर्माण करना, अब ये नए तरीके का राष्ट्र बन रहा था। राज्य तो था ये, लेकिन राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र और राज्य के बारे में विस्तार से हमने अपने पहले वीडियो में समझा दिया है। यदि आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पहले वीडियो में जाकर देख लें, वहां हमने विस्तार से इन चीजों को समझाया था। तो यहां सीधा सा है कि उस समय की परिस्थिति, यानी समकालीन भारत के अंतर्गत, समकालीन भारत जो किताब है उसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। चलिए आइए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, या इसी का इंग्लिश में जो अनुवाद है वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए, हमने इतनी बड़ी लाइन पढ़ ली, उसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो 2-3 क्वेश्चन आपको समझ लेने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है कि पहले तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन से थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। पहला क्वेश्चन कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा, हम भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम भाषण कहां पर दिया? ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, लेकिन आता जरूर है कि उन्होंने अपना जो प्रथम भाषण था वो कहां दिया। कहां दिया? तो देखिए, अभी हमने बताया था कि ये संविधान सभा के इस विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। कहां दिया? संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे, यानी कि संविधान सभा में दिया उन्होंने ये भाषण। ठीक, और इस भाषण का नाम क्या था? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये कि वो भाषण आप बताइए जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। या सीधा पूछ लेता है कि प्रसिद्ध भाषण भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट किसका है? तो ये हमने जान लिया
कि ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भाषण दिया था। इस भाषण को क्या कहते हैं? भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में ही सीधा पूछ देता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया या किसका है। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या कह लीजिए भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये दोनों एक ही चीज है। कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है। तो हमारे इस पहली लाइन में चार चार क्वेश्चन बन गए। इन चारों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान रखना है। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहले तो भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, उन्होंने कहां पे यह भाषण दिया? तो संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे, यानी कि संविधान सभा को दिया। तीसरा, इसका नाम क्या है? तो नाम क्या है इसका? भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। और चौथा, इसका इंग्लिश में पूछ लेता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भाषण किसका है? तो ये भाषण किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू का है। कहीं पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपने एक बार पढ़ लिया है या हमारा वीडियो एक बार देख लिया है तो आपको दोबारा बार बार प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, वीडियो ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित तौर से आपके दिमाग में वो सारी चीजें फिक्स होती चली जाएंगी, फीड होती चली जाएंगी। उसमें आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कि स्वतंत्रता के साथ ही देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभक्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूछा जाएगा कि 1947 में कौन कौन से दो देश बने। तो वहां आपको लिखना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान। कौन कौन से देश बने? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 1947 में बनने वाले वो देश हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब स्वतंत्रता मिली तो कितने देश बने? दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत में, अब ये आता है कि स्वतंत्र भारत में भारत के समक्ष वो कौन सी चुनौतियां थीं। जैसा कि आपने को पाठ शुरू करने से पहले हमने बताया था कि ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि राष्ट्र को बनाने में जो चुनौतियां आ रही थीं उनको हमको यहां पढ़ना है। तो चुनौतियां क्या आ रही थीं भारत के सामने, उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां थीं? सबसे पहले इसमें क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। अभी हम लोग कहां रह रहे थे? अभी हम लोग राजा के शासन में रहते थे। प्राचीन काल से ही राजा के शासन में रहे हम लोग। तो हमारे यहां क्या था? राजतंत्र था, लोकतंत्र था, लेकिन बहुत प्राचीन काल में था वो, जिसका हम लोगों को कोई याद नहीं है। लेकिन जिस शासन के हम लोग अभ्यस्त थे, हमारे पूर्वज जिनको जानते थे, वो कौन सा था? राजतंत्र था। राजतंत्र के हिसाब से वो कार्य करते थे, चाहे वो मुगल काल रहा हो और चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो। अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ प्रारंभ किया था लोकतंत्र को, लेकिन वो लोकतंत्र उस तरीके से नहीं था जैसे लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र को स्थापित करने या लोकतंत्र को लागू करने की एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने। तो कौन सी एक मूल समस्या थी? भारत में लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र जब लागू हो जाएगा तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे विदेशी लोग, बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे कि भारत जैसा अशिक्षित देश इस लोकतंत्र रूपी मॉडर्न अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाएगा या इसको चला नहीं पाएगा। स्वीकार कर भी लेगा तब भी उनके यहां लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लेकिन आज देखिए, इतने वर्षों के बाद हमने दिखा दिया है कि तमाम लोकतंत्र डगमगा रहे हैं, लेकिन भारत पूरी तरीके से लोकतंत्र पर कायम है और कहीं पर भी उसका लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है।
अभी देखिए, तत्काल की बात है कि अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए राष्ट्रपति के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उनके यहां ये लोकतंत्र में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। लेकिन भारत में ऐसी समस्या नहीं आती है। भारत में यदि कोई चुनाव हार जाता है तो इस हद तक वो नहीं जाते हैं, अपनी हार को स्वीकार करते हैं। चलिए, तो पहली समस्या थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुराने राजनेता थे, उन्होंने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने का भली भांति प्रकार से इसको लागू किया। तो पहली जो चुनौती थी वो कौन सी थी? उस समय अगस्त 1947 में सबसे पहले चुनौती कौन सी थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। यह हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई और चलिए, इसकी दूसरी स्थिति है कि भारत की दूसरी जो चुनौती थी वो कौन सी चुनौती थी? दूसरी चुनौती थी भारत के क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, और इन भिन्न भिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के साथ एक जगह पर रहना बहुत ही कठिन है। जहां दक्षिण भारत में लोग हिंदी का विरोध करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में अलग तरीके की समस्याएं हैं। कहीं नक्सलवाद है तो कहीं फांसीवाद है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी देश में समस्याएं थी कि उन समस्याओं के कारण, उन संस्कृतियों के कारण, जहां की दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी सीखना तो पसंद करते हैं लेकिन हिंदी सीखना पसंद नहीं करते। तो ये इतनी बड़ी समस्या थी जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित थी। तो उस समय दूसरी जो सबसे मुख्य समस्या थी वो थी भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। कि यदि क्षेत्रीय अखंडता टूट गई भारत की तो निश्चित तौर से फिर कहा जाएगा कि लोकतंत्र भी असफल हो गया और हमारा जो स्वतंत्रता है वो भी खंडित हो गई। कहीं ना कहीं ऐसे अलगाववादी आंदोलन आपको पंजाब में भी देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे। इन सारे उपद्रव झेलने के बाद भी भारत एक मजबूती के साथ, अखंडता के साथ आज भी खड़ा हुआ है। तो दूसरी चुनौती भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की थी, जो आज भी अनवरत रूप से कायम है। और इसमें तीसरी जो चुनौती थी वो क्या थी? आर्थिक विकास। यानी कि अंग्रेज जा रहे थे, अंग्रेजों ने जो विकास किया था उस विकास के आगे जाकर आर्थिक विकास को करना था। लेकिन हमें अभी उतने योग्य, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टेक्नोलॉजी के जानकार लोग नहीं थे, और उस टेक्नोलॉजी से कैसे देश को संवारा जाए वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। इन सारी समस्याओं के साथ ये महत्वपूर्ण स्थिति थी कि भारत अपना आर्थिक विकास कैसे करेगा, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं था। लेकिन उसके पश्चात भारत के शासकों ने इस पर विशेष ध्यान दिया और आज भारत कहीं ना कहीं एक महाशक्ति का रूप लेता चला जा रहा है। भारत का विकास होता चला जा रहा है। और इसमें चौथी सबसे बड़ी चुनौती थी कि गरीबी को हटाना। क्या? गरीबी को हटाना। बाद में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। तो उस समय जब बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे थे, यानी पाकिस्तान से आ रहे थे, पूर्वी बंगाल से आ रहे थे, इतने सारे लोग यहां पहुंच रहे थे। भारत वैसे ही बहुत सारी गरीबी में था और उस गरीबी से निकलना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया था। इस चुनौती से निकलने के लिए
भारत ने लगातार प्रयास किया और आज हम एक बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, अंतिम चुनौती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं शरणार्थियों का पुनर्वास। पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी भारत में आ रहे थे, अपना सब कुछ वहां छोड़ के आ रहे थे, अपना घर बार, मकान, जमीन, जानवर सब वहीं छोड़कर आ रहे थे और यहां शरणार्थी बनकर रह रहे थे। यहां उनके जीवन यापन और उनके रोजगार की बहुत बड़ी समस्याएं भारत में खड़ी हो गई थीं और इन परिस्थितियों को संभालने और समझने में काफी समय लग गया भारत को। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो शरणार्थी भी पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े हैं, ठीक से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के समक्ष स्वतंत्रता के बाद कौन सी 2 बड़ी चुनौतियां थीं, कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां थीं, कौन सी 4 बड़ी चुनौतियां थीं। तो जितनी भी चुनौतियां पूछे उतनी आराम से आप लिख सकते हैं। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 4 नंबर, 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा है, जो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि मिली हुई थी। क्या मिली हुई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि प्राप्त थी, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के सर्वमान्य नेता थे तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। अब यहां पर भी इस लाइन में आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले कई बार पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बता देना है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। या सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको क्या कहा गया था? सीमांत गांधी। यानी कि इनका जो प्रदेश था, वो प्रदेश कहां था? वो भारत की सीमा पर था, अफगानिस्तान से मिला हुआ था। इस अफगानिस्तान वाली बेल्ट को, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया ऐसा गांधी जो सीमांत है, सीमा के अंत का गांधी है। यानी कि सीमांत प्रांत का वो व्यक्ति जो गांधीवादी मूल्यों और अवधारणाओं को मानता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल गए कि सीमांत गांधी कहां के थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के थे। और दूसरा कि इनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो इनको सीमांत गांधी की उपाधि मिली हुई थी। चलिए, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण हो रहा था, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। कहा था भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए और धर्म के आधार पर ये जो 2 राष्ट्र बन रहे हैं, इन राष्ट्रों को नहीं बनना चाहिए, भारत को अखंड रहना चाहिए। लेकिन तो आपको याद रखना है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि किस राजनेता ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। चूंकि ये मुस्लिम थे, इसलिए इनके लिए ये चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि एक ऐसा देश बनाया जा रहा था जो मुस्लिम धर्म के नाम पे बनाया जा रहा था, इस्लाम धर्म के नाम पर बनाया जा रहा था, और उस धर्म के आधार पर बनने वाले अपने नए घर, नए देश को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम होने के बावजूद, जब मुस्लिम होने के बावजूद ये काम उन्होंने किया था, तब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया,
लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान को इसीलिए महत्व दिया जाता है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने इस थ्योरी का विरोध किया था। क्लियर? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसका था अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना का था, जिस सिद्धांत के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। क्लियर? चलिए, इसको हम आगे भी विस्तार करेंगे अभी इसका, लेकिन जो चीज जहां आ रही है वहां उसको तुरंत बता देना चाहिए। अगर उसको डिले करते हैं तो कई बार भूल जाते हैं और उसको बता नहीं पाते हैं। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब भारत में प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक जो रियासत है, उस रियासत को कहां रखा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा, किन आधारों पर क्या स्थितियां बनेंगी, इसका एक सिस्टम तैयार किया गया। और उस सिस्टम को क्या कहा गया, चलिए आइए देख लेते हैं। 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसको क्या कहा गया, फजल अली आयोग भी इसको बोलते हैं। तो कौन सा आयोग था ये? 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 1953 में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को दी, और केंद्र सरकार ने क्या किया, इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। याद रखिएगा, 1953 और 1956 अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग चीजें हैं। इनको आपको कभी कभी होता क्या है कि हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि कंट्राडिक्शन हो गया तब बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। यानी कि 1953 में क्या किया, एक आयोग का गठन किया, जिसको क्या कहा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना? 1953 में बना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसने काम किया और काम करने के पश्चात अपनी सिफारिशें लेके सरकार को दे दी। सरकार ने उन सिफारिशों को देखा और उन सिफारिशों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। अब क्या हो गया, अधिनियम ही पारित हो गया, नियम बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो कब हुआ, 1956 में पारित हुआ। और पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो 1953 में हुई। 1956 और 53 याद रखिएगा कि राज्य ने जो अधिनियम बनाया वो 1956 में बनाया, लेकिन उस अधिनियम से पहले एक आयोग बनाया गया था कि आप देखिए, जाइए और राज्यों में किस प्रकार की स्थितियां हैं उनको समझिए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो अपनी रिपोर्ट, तो ये आयोग कब बना, 1953 में बना, यानी कि 56 के पहले बन जाएगा। इसने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को। जब सरकार को रिपोर्ट दे दी, तब उस रिपोर्ट के अंतर्गत ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संसद ने पारित कर दिया। तो अधिनियम कब बना, 1956 में, और आयोग कब बना, 1953 में। ये याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और लोग अपना क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी लोगों को ये क्वेश्चन गलत करते हुए देखा है, इसलिए आपको बार बार वो चीजें समझा रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा उस समय कितने राज्यों का निर्माण किया गया, उस समय कितने राज्य बने। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है कि उस समय कितने राज्यों को बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर। इसको भाषाई राज्य भी कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका आंसर है 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य बने, 14 राज्य बनाए गए और 14 राज्यों के साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए।
कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। क्लियर? चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आईएएस से लेके पीसीएस और समूह ग तक की परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको अगर आप हटा लेंगे दिमाग से तो हमेशा के लिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये इंटर में तो पूछा ही जाता है कंफर्म तौर पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको लागू कर दिया गया, लेकिन ये कब लागू हुआ, कब लागू हुआ और कितने वर्षों में बना? ये 2 वर्ष 11, इसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतने बड़े समय में संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान लागू कब हुआ, ये हमारा क्वेश्चन ये है कि संविधान लागू कब हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। लेकिन यहां एक पेंच फंसता है कि भारत ने अपना संविधान तैयार कर लिया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और थोड़े से प्रावधानों को लागू भी कर लिया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यदि पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तब वो डेट कौन सी आएगी? 26 नवंबर 1949। उस दिन पूरा बन गया था और थोड़ा सा लागू भी हो गया था। या पूछा जाए कि प्रथम दिन वो कौन सा दिन था जब भारतीय संविधान लागू हो गया था, तब भी आएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन जब कहा जाए कि भारतीय संविधान लागू किया गया, यानी पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, सारा संविधान लागू हो गया, तो वो था 26 जनवरी 1950। ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन घुमा देता, थोड़ा कठिन करने के लिए, पेपर को थोड़ा सा कठिन करने के लिए थोड़ा सा घुमा देता है, तब आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इन समस्याओं को आप पूरी तरीके से समझिए और इन समस्याओं के भाषा के जाल में मत फंसिए। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी? भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्या था? भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। यह हम दोबारा इसलिए बताए कि कई बार यदि आपको ये हमने जो 4-5 चीजें बताई थी, उन 4-5 चीजों को एक साथ रख दिया, यानी कि आपसे रख दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना, गरीबी को हटाना, ये 4 विकल्प दे दिए अगर, तो आपको क्या टिक करना है? भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्या टिक करना है? भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। चलिए, कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं कि अब एक समस्या और आती है, कई बार पूछ लिया जाता है, यहीं से पूछ लिया जाता है, बाद में भी इसकी चर्चा आएगी, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर भी पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। हमने आपको पहले भी बताया है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो आपको सीधा याद रखना है कि 1971 में
बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बस यहां ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ज्यादा हम विस्तार नहीं करेंगे, इसको आप यहीं तक समझ लीजिए। हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल हमेशा पूछी जा रही है और आज के शासनकाल में ज्यादा पूछी जा रही है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद आ रहा है। वो क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई, उस डेट को बताइए। तो डेट क्या थी, याद है आपको? 30 जनवरी 1948। कितनी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। किसने की? नाथूराम गोडसे ने। यहां क्वेश्चन केवल इतना है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो वो है 30 जनवरी, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई, तो 30 जनवरी 1948। लेकिन पूछ लिया जाए किसने की, तो नाथूराम गोडसे ने की। ये भी आपको, चूंकि पास के क्वेश्चन को जरूर आपको टच कर लेना चाहिए, नहीं तो कई बार क्वेश्चन मिस हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, समझिए किसकी है ये? नहीं पता? सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस जब देश से बाहर चले गए, देश को छोड़ दिया, तब इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल आर्मी। इसका निर्माण किया और बाहर से रहकर इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बड़ी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्या स्थितियां हैं कि रजवाड़ों ने भारत संघ में विलय के किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत में दो भाग थे, एक ब्रिटिश भारत, एक रजवाड़े। तो जो रजवाड़े थे उनसे अंग्रेजों ने कह दिया कि यदि आज आप स्वतंत्र हो गए हैं, आज यदि आप चाहें तो भारत के साथ मिले, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिले, और आप चाहें अगर तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसा ही स्वप्न देखा था, स्वतंत्र रहने का स्वप्न महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर में, और वो स्वप्न आज तक हम लोगों को परेशान किए हुए है। चलिए खैर उस स्वप्न के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं कि वो कौन सा सहमति पत्र था। कई बार पूछा जाता है वो कौन सा सहमति पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद रजवाड़ों का भारत में विलय हो गया था। या अगले ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब रियासतों को भारत में मिलाया तो उन्होंने किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए? ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसको जब हम लोग लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कराकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय कराया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नहीं है तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उससे लगा हुआ क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। अब आप अगर उस समय की पूरी कैबिनेट रटने लग जाएं तो समस्याएं खड़ी होंगी, आप नहीं रट पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो व्यक्ति हस्ताक्षर करवा रहा है वही तो भारत का गृह मंत्री था। तो भारत का गृह मंत्री कौन था? श्री वल्लभ भाई पटेल, या इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब आता है कि वो कौन सी रियासतें थीं। क्वेश्चन है कि इन्हीं दो रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने भारत में विलय का विरोध किया। जिन्होंने भारत में विलय का विरोध किया, उन्होंने कहा कि हम भारत में विलय नहीं होना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी दो रियासतें थीं?
चलिए, 2 की जगह हम 4 का नाम बताते हैं। सबसे पहले हैदराबाद, फिर जूनागढ़, फिर तीसरा कश्मीर, चौथा मणिपुर। ये आपको याद रखना है, चारों याद रखने हैं। हो सकता है आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दे कि 4 रियासतों के नाम बताइए, या कितनी रियासतें थी, ये भी पूछ सकता है कितनी रियासतें थी, तो 4 रियासतें थी। ठीक है, तो आपको लिखना है कि जिन्होंने भारत विलय का विरोध किया, भारत में विलय होने के लिए जो तैयार नहीं थे, शुरुआत में सारी रियासतें विलय कर चुकी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर चुकी थी, लेकिन उस समय भी कुछ रियासतें ऐसी बच गई थी जिन्होंने साइन नहीं किए थे और वो भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से थे? अभी हमने महाराजा हरि सिंह का नाम आपको बता ही दिया। नंबर 1 हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। ये 4 रियासतें थी जिन्होंने क्या किया था? मना किया था, भारत में विलय होने का विरोध किया था। तो याद रखिएगा इसको। चलिए, अब सीधा चलते हैं कि ब्रिटिश भारत का विभाजन कितने भागों में था। अभी हमने आपको बताया कि ब्रिटिश भारत का जो विभाजन था वो 2 भागों में था। एक ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा रजवाड़े थे। कौन कौन से थे? एक ब्रिटिश इंडिया था, मतलब एक ऐसा भारत था जो सीधा सीधा अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थी जहां पर राजा शासन कर रहे थे। उनके ऊपर शासन तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन वो अंग्रेजों के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 2 भागों में भारत का विभाजन था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ब्रिटिश इंडिया का विभाजन कितने भागों में था? तो कितने भागों में था? 2 भागों में था। लिख सकते हैं आप, नंबर 1 ब्रिटिश भारत और नंबर 2 रजवाड़ी। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत का जो संविधान बना, उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मैं कई बार जब बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कह देते हैं सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन नहीं, यहां आपको याद रखना है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप कहेंगे तब फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? पहले तो याद रखिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी किस पोस्ट पर थे। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान सभा बहुत बड़ी थी। उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इस संविधान सभा में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति। तो संविधान सभा के अंतर्गत बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उन समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट समिति जिसको कहा जाता है संविधान की प्रारूप समिति या संविधान सभा की प्रारूप समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकदम याद रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा गया संविधान सभा का अध्यक्ष और आपने बता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, इनको किस तरीके से भारत में विलय किया गया। इनके लिए जो रास्ता अपनाया गया विलय का, वो कौन सा रास्ता था, इसको हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राज्य और उनमें विलय की जो विधि थी वो कौन सी विधि को अपना के इनको भारत संघ में विलय किया गया। चलिए तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया है कि हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम ने अपने कुछ गुंडे पाले हुए थे। वो गुंडे जिनको रजाकार कहते थे, उन रजाकारों ने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और ये चीज निजाम तक पहुंच नहीं रही थी। निजाम तक नहीं पहुंच रही थी, जनता परेशान हो गई। जनता परेशान हो गई तो उसने विद्रोह कर दिया। वहां पे विद्रोह कर दिया। तब लोगों ने
भारत से सहयोग मांगा और भारत ने क्या किया, वहां पर सैनिक कार्रवाई कर दी उन रजाकारों के विरोध में। रजाकार जो गुंडे थे, जो जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उन गुंडों के विरोध में भारत सरकार ने, या कह लीजिए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्यवाही कर दी और सैनिक कार्यवाही के पश्चात निजाम ने भारत में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया और भारत में वो सम्मिलित हुए। तो हैदराबाद कैसे सम्मिलित हुआ? सैनिक कार्रवाई के माध्यम से। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ क्या है? गुजरात की एक रियासत है। तो गुजरात पाकिस्तान के पास में पड़ रहा है। तो गुजरात की ये जूनागढ़ रियासत का क्या हुआ, वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में जनता ने यह स्वीकार किया कि वो भारत में मिलना चाहते हैं और भारत में मिलकर ही वो संतुष्ट रहेंगे। तो जूनागढ़ कैसे मिला? जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक। अब तीसरा है मणिपुर। मणिपुर में क्या है? विलय समझौता करके, यानी मणिपुर ने क्या किया? विलय का समझौता किया। और विलय का समझौता कैसे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। तो मणिपुर ने बाद में क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अगला है कश्मीर। कश्मीर को भारत में कैसे विलय किया गया? इसको भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन के पश्चात ही इनको भारत में विलय करवाया गया। महाराजा हरि सिंह ने अपनी जिद पकड़ ली थी कि स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब उनको लगा कि पाकिस्तान हमको स्वतंत्र नहीं रहने देगा, उसने आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर, तब उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत से जब सहायता मांगी तो उन्होंने कहा हम ऐसे सहायता थोड़ी कर सकते हैं आपकी, आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करिए। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाए और उसके पश्चात उनकी मदद की, तब कश्मीर भारत में विलय हुआ। तो ये चारों चीजें हमने आपको बता दी और चारों चीजें आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए दे देगा। इस साल तो इतना नहीं करेगा क्योंकि इस बार बड़ा आसान पेपर आने वाला है। यह मैंने पहले बता दिया आपको, आसान सीधे सीधे क्वेश्चन रखे मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे? वैसे तो विस्तार में जाएं तो बहुत बड़ी चीजें हैं, कहां से निकला, कैसे शब्द प्रयोग किया, सबसे पहले कहां से आया, लेकिन वहां नहीं जाना है, सीधे जानना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रजवाड़ों के शासकों को भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए किस नेता ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई? अभी हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि रजवाड़ों के शासकों को भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए किस नेता ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई? बताइए, कुछ दिमाग पर जोर डालिए। नहीं आ रहा है? चलिए मैं बता देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यदि आपको क्वेश्चन आ गया है तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? अभी हमने बताया हैदराबाद के निजाम के रजाकार, यानी कि निजाम। शासक कौन है? निजाम है। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था उस समय तक। अब तो चूंकि भारत में मिल गया है इसलिए वहां भी मुख्यमंत्री होता है। हैदराबाद के शासक को उस समय क्या बोला जाता था? निजाम बोला जाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अभी जो हम बता रहे थे कि मणिपुर का विलय कैसे हुआ, विलय समझौते के माध्यम से हुआ, तो उसका ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि मणिपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में अपने रजवाड़े के विलय के लिए हस्ताक्षर किए? यानी कि मणिपुर का वो कौन सा राजा था जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? कई बार पूछ लिया जाता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला मणिपुर का राजा। तो मणिपुर के राजा वो कौन से थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। महाराजा का नाम क्या है? महाराजा बोधचंद्र सिंह। तो महाराजा बोधचंद्र सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर के लिए किसने किए थे? महाराजा हरि सिंह ने किए थे।
और यहां किसने किए? महाराजा बोधचंद्र सिंह ने किए। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जितने भी रियासतें सम्मिलित हुई उस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उनके राजाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भारत के किस भाग में ने सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी सबके लिए, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश इंडिया में नहीं था। ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था? जो पढ़े लिखे होते थे उनको ज्यादा मताधिकार होता था। स्त्रियों को ब्रिटेन में बहुत बाद में मताधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन भारत ने क्या किया? सबसे पहले भारत के एक राज्य ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया। वो कौन सा प्रदेश है? वो है मणिपुर। वो पहला प्रदेश है मणिपुर। याद रखिएगा, हमेशा बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है कि भारत के किस भाग ने सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराया। तो वो कौन सा प्रदेश है? मणिपुर है। यही महाराजा बोधचंद्र सिंह वाला मणिपुर, जिसने विरोध किया था मिलने का, लेकिन जब मिल गया तो सारे अच्छे अच्छे कार्य शुरू कर दिए। सबसे पहले वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव करा दिया, जो भारत में भी अभी लागू नहीं हो पाया था। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को सुनिए और समझिए कि किसने दिया होगा। चलिए उसको पढ़ लेते हैं। वो कौन सा है? कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल के दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। ये किस महापुरुष ने कहा था? बताइए किसने कहा था? द्विराष्ट्र सिद्धांत के सबसे विरोधी थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का ही ये वक्तव्य है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी समारोह हुए, उन किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लिया। वो प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वो नाराज थे। वो भारत के बंटने से नाराज थे, भारत के द्विराष्ट्र सिद्धांत से नाराज थे। लेकिन सोचिए कि महात्मा गांधी की स्थिति उस समय देश में क्या हो गई थी। एक समय जब महात्मा गांधी की बात नहीं मानी जा रही थी, तो उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े होकर कहा था कि इस समुद्र की बालू से, इस बालू से मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यानी कि वो महात्मा गांधी जब अपनी बात मनवाने के लिए यहां तक अड़ जाते थे कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन इस समुद्र की, इस बालू से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब द्विराष्ट्र सिद्धांत आया तब बेचारे कमजोर हो चुके थे और वो अपने लोगों को नहीं मना पाए इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, महात्मा गांधी के बहुत करीबी लोगों ने इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और अपने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए। यहां उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले समारोह में हिस्सा लेने से एकदम मना कर दिया कि हम भाई इस स्वतंत्रता से खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं। जितना हमें खुश होना चाहिए था हम उतने खुश नहीं हो पा रहे हैं। हम खुश तो हैं कि स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन स्वतंत्रता कैसी मिल रही है? आधी अधूरी स्वतंत्रता मिल रही है, हमको पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। हमारे देश का बंटवारा हो जा रहा है, इसलिए हम किसी भी जश्न में शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि आजादी के किसी भी जश्न में भाग ना लेने वाले नेता का नाम बताइए। तो आजादी के जश्न में शामिल ना होने वाला वो सबसे बड़ा नेता था महात्मा गांधी। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि आजादी के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। हम किन की बात कर रहे हैं? 4 की बात कर रहे हैं। यानी कि उसके पहले
61 रजवाड़े तो मिल चुके थे, उन्होंने विलय कर चुका था, तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को बहुत महत्व दिया जाता है। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने यहां पर लिया है, हमने डिस्कस किया है और हमने विस्तार से आपको समझाया है। ये वीडियो निश्चित तौर से बड़ा हो गया है, लेकिन वीडियो की संख्या बढ़ाना यहां पर हमारा तात्पर्य नहीं है। आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएं, क्योंकि आप पढ़ के अब तैयार हो गए हैं कि आप ये बड़ा वीडियो देख के अपने सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, उन लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बना के डाल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से बनाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर डाल रहे हैं, जो कि आपको अपने 90% से अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होंगे। मैंने जो आपसे कहा था उसे पूरी तरीके से निभा रहा हूं, आप भी निभाइए। चलिए, यहां एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ये जो मेहनत है उसका कुछ तो दीजिए। मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा कभी भी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप मम्मी को शेयर कर दें, पापा को शेयर कर दें। मम्मी पापा को इसकी आवश्यकता नहीं है, आपके साथ पढ़ने वाले छात्रों को इसकी आवश्यकता है, उनको शेयर करिए इसको, वीडियो को। और आज का टॉपिक काफी बड़ा हो रहा है, इसको हम यहीं विराम देते हैं। कल नया टॉपिक लेके पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।